Hello students. In the last class we came live and we had attended already the live classes. But there was some technical issue and due to that we could not continue the classes. Means many of the students could not continue. That is the reason I am again taking that class. I am repeating the class. So from the very beginning each and every student can understand the subject. बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर जेनेटिक्स से. देखिए जेनेटिक्स अगर हम लोग पढ़ें तो बायोलॉजी में हमेशा किसी भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के स्टडी के लिए एक स्पेसिफिक ब्रांच है. जैसे अगर हम लोगों को एक्सटर्नल अपीयरेंस पढ़ना है तो मॉर्फोलॉजी है. अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो एनाटॉमी है. अगर हमें बॉडी फंक्शन पढ़ना है तो फिजियोलॉजी है. अगर हमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ना है तो इकोलॉजी है. उसी तरह से अगर हम लोगों को इनहेरिटेंस पढ़ना है तो जेनेटिक्स है. So genetics is basically study of inheritance. सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आया inheritance. अब हम ये समझते हैं कि ये inheritance में हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं, क्या है ये. If we come to the basic term, it is simply transfer of characters from one generation to next. अगर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक हो रहा हो तो इस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस. लेकिन जब भी आप इनहेरिटेंस ऑब्जर्व करेंगे तो एक्चुअली इनहेरिटेंस को आप किसी एक में से दो में से किसी एक फॉर्म के रूप में आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. मतलब क्या, इनहेरिटेंस के दो एस्पेक्ट हैं. एक को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी और दूसरे को हम लोग कहते हैं वेरिएशन. मान लो हम लोगों ने किसी भी दो प्लांट के बीच में क्रॉस किया, जिसमें एक प्लांट था जिसमें रेड फ्लावर था, दूसरा प्लांट है जिसमें व्हाइट फ्लावर है. तो सपोज अगर हम देखें कि एक था मेल प्लांट एंड दैट मेल प्लांट वाज रेड, फीमेल प्लांट वाज व्हाइट, और इससे जब हम लोगों ने क्रॉस किया तो इन द नेक्स्ट जनरेशन वी ऑब्जर्व रेड. इट इज द नेक्स्ट जनरेशन. सो दिस रेड नेक्स्ट जनरेशन इज शोइंग सिमिलैरिटी विद द मेल पेरेंट बट नॉट शोइंग सिमिलैरिटी विद द फीमेल पेरेंट. जब भी इनहेरिटेंस होगा तो इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, या तो वो पिछले वाले जनरेशन से सिमिलैरिटी शो करे या वो डिसिमिलैरिटी शो करे. इसी सिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी. और अगर हम लोग किसी दो जनरेशन के बीच में डिसिमिलैरिटी को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस डिसिमिलैरिटी को हम लोग कहते हैं इट इज वेरिएशन. भाई किस चीज का सिमिलैरिटी, किस चीज का वेरिएशन? तो कैरेक्टर्स का. ये सारे के सारे हेरिडिटी एंड वेरिएशन इनहेरिटेंस शो किया जाता है कैरेक्टर्स के. मान लीजिए कि जैसे इस केस में हमने कहा कि फ्लावर कलर इज अ कैरेक्टर, लेकिन जब हम फ्लावर कलर को देखेंगे किसी प्लांट में तो या तो किसी प्लांट में रेड फ्लावर होगा या व्हाइट फ्लावर होगा. मींस यहां पर रेड एंड व्हाइट रिप्रेजेंटेबल फॉर्म ऑफ फ्लावर कलर है. तो फ्लावर कलर हो गया कैरेक्टर, और इसके जो ये दो रिप्रेजेंटेबल फॉर्म्स हमें दिख रहे हैं यहां पर, उसे हम लोग कहेंगे ट्रेट. दो यहां दिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज दो ही होगा. तो किसी एक कैरेक्टर के जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेबल फॉर्म्स होते हैं उन रिप्रेजेंटेबल फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं ट्रेट. मींस इनहेरिटेंस किस चीज का? कैरेक्टर का. कैरेक्टर का जो रिप्रेजेंटेबल फॉर्म है उस रिप्रेजेंटेबल फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं ट्रेट. जैसे स्टेम हाइट. स्टेम हाइट एक कैरेक्टर है, उसके दो ट्रेट्स हैं टॉल एंड डॉर्फ. ये उसके दो ट्रेट हुए. कोई कहे कि नहीं हम मुझे स्टेम हाइट दिखाओ, तो स्टेम हाइट इज नॉट विजिबल. इट इज विजिबल आइदर इन द फॉर्म ऑफ टॉल प्लांट और इन द फॉर्म ऑफ डॉर्फ प्लांट.
तो टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, these are the two representable forms of stem height, so these are the two traits of the character. ठीक है, अब हम आते हैं जेनेटिक्स में। जब भी हम लोग किसी एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो जेनेटिक्स का एक बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज अंडर कंट्रोल ऑफ अ जीन। हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए यहां पर एक जीन है। अब ये क्या चीज आ गया, तो इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए यहां पर है जीन। जीन इज अ फैक्टर and that factor is present in a body and it is working for control of each and every character. मान लीजिए कि यहाँ पर अभी हम लोग कई कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट इज अ कैरेक्टर और मैंने कहा कि इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ ए जीन। तो सपोज मैंने कहा कि इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ जीन ए, राइट डाउन ए, तो हो सकता है आप ए ऐसे लिखें या हो सकता है कि ऐसे लिखें। जिसने ऐसे लिखा है वो भी सही है, जिसने ऐसे लिखा है वो भी सही है, क्योंकि मैंने कहा था ए। लेकिन कोई कहे कि नो नो, डोंट राइट कैपिटल ए और स्मॉल ए, राइट ए, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। सो ऑन द सेम पैटर्न जीन्स आर नेवर रिप्रेजेंटेड, इट्स रिप्रेजेंटेबल फॉर्म्स आर कॉल्ड एज एलील्स। जीन के जो रिप्रेजेंटेबल फॉर्म्स हैं उसे हम लोग कहते हैं एलील्स। अल्फाबेट ए का जो रिप्रेजेंटेबल फॉर्म है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इसे हम कहते हैं कि ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेबल फॉर्म। तो उसी तरह जीन के रिप्रेजेंटेबल फॉर्म को कहेंगे एलील। तो ए इज अ जीन, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर एलील्स। लेकिन अब यहां पर ये हम लोग अपने माइंड में नहीं फिक्स कर लेंगे कि जब भी कोई एक जीन है तो उसके दो ही एलील होंगे। नो, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन माइंड में सेट नहीं करना है। जनरली दो होते हैं, but it may be more than two also. मान लो आप A को हम ऐसे लिख रहे हैं, B को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहीं पे बोले R को लिखो तो हम R ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। So these are different representable forms of R. तो इसका मतलब जीन के जनरली दो रिप्रेजेंटेबल फॉर्म्स हैं, जनरली दो एलील्स होते हैं, but there may be more than two alleles also. तो हमने पहले इन टर्म्स को समझा है। जेनेटिक्स पढ़ने के लिए हम पहले कुछ टर्म्स को सीख रहे हैं और तब हम लोग उसके बाद इसका कैसे एप्लीकेशन होगा इस पर हम आएंगे। अभी दो टर्म मुझे और यहां बताना है, एक है फिनोटाइप और दूसरा है जीनोटाइप। देखो, एक है फिनोटाइप और एक है जीनोटाइप। मान लीजिए कि हम लोगों को अब जेनेटिक्स पढ़ना है, तो मैंने कहा भाई जेनेटिक्स पढ़ना है तो चलो हम लोग जेनेटिक क्रॉस करेंगे। तो जेनेटिक क्रॉस के लिए मैंने कहा कि चलो कोई प्लांट लाते हैं और उस प्लांट पे जेनेटिक क्रॉस करके स्टडी करेंगे। तो मेंडल ने भी पी प्लांट सेलेक्ट किया था, तो हम लोगों ने भी यही डिसाइड किया कि पी प्लांट पर ही स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक पी प्लांट लाया और उस पी प्लांट को मैंने यहाँ पॉट में रख के इसको रख दिया, और अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि व्हाट इज इट्स फिनोटाइप। तो हो सकता है आप में से किसी ने कहा कि सर ये क्या क्वेश्चन है, पहले आप ये तो बताइए कि व्हाट इज फिनोटाइप। तो मैंने कहा कि फिनोटाइप इज एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जैसा दिखता है उस एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। तब आप में से किसी एक स्टूडेंट का अच्छा ऐसा है, फिर उसने उस प्लांट को देखा और उसने देखकर यहां पे लिखा ए टॉल प्लांट। फर्स्ट स्टूडेंट ने लिखा ए टॉल प्लांट। मान लो मैंने अब सेकेंड स्टूडेंट को बुलाया कि भाई आप लिखो इसका फिनोटाइप। सेकेंड स्टूडेंट रोट
दूसरे स्टूडेंट ने लिखा ए टॉल प्लांट विथ रेड फ्लावर्स। फिर मान लो मैंने एक थर्ड स्टूडेंट से पूछा भाई आप लिखो। द थर्ड स्टूडेंट रोट अब इसने क्या लिख दिया भाई ए टॉल प्लांट विथ रेड एक्सियल फ्लावर। अब इसको आप देखिए इस तीन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया एक ही प्लांट का। प्लांट एक है फिनोटाइप तीन लिख दिया लोगों ने। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हजारों कैरेक्टर हो सकते हैं। हम उसके स्टडी में कितने कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं ये हमारे पे डिपेंड कर रहा है। मान लो जैसे मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स के लिए अपना लॉ दिया, तो उसी तरह से जो स्टूडेंट इसका बता रहा है फिनोटाइप उस पे डिपेंड करता है कि उसने क्या कंसीडर किया। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने यहां पर सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर किया और ये कैरेक्टर है यहां पर स्टेम हाइट और उसने लिख दिया। सेकेंड स्टूडेंट ने क्या किया है उसने दो कैरेक्टर को एज्यूम किया है स्टेम हाइट एंड फ्लावर कलर। थर्ड स्टूडेंट ने यहां पे तीन कैरेक्टर को एज्यूम किया है स्टेम हाइट, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। इसका मतलब कि उस फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे पे डिपेंड करेगा कि हाउ मैनी कैरेक्टर्स वी आर कंसीडरिंग। हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कैरेक्टर कंसीडर किए हैं। अगर हमने सिर्फ एक कैरेक्टर कंसीडर किए हैं तो इस फिनोटाइप को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप। अगर हमने दो कैरेक्टर एज्यूम किए हैं तो ये हो गया डाईहाइब्रिड जीनोटाइप। अगर हमने तीन एज्यूम किए हैं तो ये हो गया ट्राईहाइब्रिड जीनोटाइप। और अगर आपने बहुत सारे कैरेक्टर एज्यूम किए हैं तो हो सकता है वो पॉलीहाइब्रिड जीनोटाइप। किसी भी प्लांट में कैरेक्टर बहुत सारे हैं, हम कितने को कंसीडर कर रहे हैं इट इज डिपेंडिंग ऑन दैट आवर कंसीडरेशन। एक कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड, टू कैरेक्टर डाईहाइब्रिड, थ्री कैरेक्टर ट्राईहाइब्रिड, मैनी कैरेक्टर्स पॉलीहाइब्रिड। तो ये हो गया उसका फिनोटाइप। अब करते हैं बात जीनोटाइप की। भाई अब जीनोटाइप क्या है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन है। तो जब हम उस फिनोटाइप लिखेंगे तो इसका मतलब हम अगर उसके जीन वाले कॉम्बिनेशन को लिख दें तो जीनोटाइप हो जाएगा। मींस इट इज द जीन और एलेलिक कॉम्बिनेशन रिस्पांसिबल फॉर अ फिनोटाइप। भाई ये कैरेक्टर स्टेम हाइट ए जीन के अंदर में है, इसके कंट्रोल में है, तो अब इस फिनोटाइप लिखे उसी ए जीन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो दैट इज जीनोटाइप। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम मान लो कि ऐसे लिखे ए, तो ये एक जीनोटाइप हो गया। अब यहां पे हमने दो रखा है, दो कैरेक्टर लिया तो दो जीन लेंगे। तो अब दो जीन ले लिए, मान लो ए और बी जीन ले लिए और अब हमने लिख दिया ऐसे, तो ये भी एक जीनोटाइप हो गया। यहां पर हमने तीन कैरेक्टर लिया है तो तीन जीन भी लेना होगा। तो मान लो हमने ए जीन, बी जीन और सी जीन ले लिया। इसका मतलब इट इज अ मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप, it is a dihybrid genotype, it is a trihybrid genotype on the same pattern polyhybrid genotype। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसा दिखे वो फिनोटाइप और वो जिस जीन के कॉम्बिनेशन या एलील के कॉम्बिनेशन के कारण वैसा दिखता है वो हो गया उसका जीनोटाइप। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा? इनहेरिटेंस, हेरेडिटी, वेरिएशन, कैरेक्टर, ट्रेट, जीन, एलिल, फिनोटाइप, जीनोटाइप। ये 9 टर्म्स हम लोगों ने अभी समझा है और इसी का यूज करके हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहां तक के पार्ट को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप इसको एक बार फिर से इसको स्टडी कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग आगे इससे पढ़ रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर द राइट नाउ एंड सी यू अगेन इन द लाइन क्लास। थैंक यू वेरी मच।